प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये हमारी इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स की यूनिट सेकंड चल रही है और यूनिट सेकंड के एग्जांपल्स चल रहे हैं किसके, लैग्रांजियन के। और आज ये लास्ट एग्जांपल है जो आज ही खत्म हो जाएगा और साथ ही आज आपकी थर्ड यूनिट भी चल जाएगी हैमिल्टोनियन। तो आपको याद हो आखिरी क्लास में हमने सिंपल पेंडुलम और ऑटवुड्स मशीन कंप्लीट की थी। ऑटवुड्स मशीन, फिर सिंपल पेंडुलम, अब कौन सा है, कंपाउंड पेंडुलम। पहले आपको कंपाउंड पेंडुलम समझना है। कंपाउंड पेंडुलम है क्या। देखो ये कोई बॉडी दिख रही है, मैंने क्या किया, इसमें छेद किया, ट्रक मान लो, छेद करके यहाँ इसे ऐसे पकड़ लिया और तो ये क्या वाई रोटेशन कर रही है, क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। सर ये तो सिंपल पेंडुलम है। बेटा सिंपल पेंडुलम में एक रस्सी होती है, बारीक सी और उस पे यहाँ पे बोब लगा हुआ होता है। इसमें पूरी की पूरी बॉडी रोटेशन कर रही है। मैं कोई सी भी बॉडी इसे लेकर रोटेशन कराऊं तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड पेंडुलम। इसे लेकर रोटेशन कराऊं यो भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। इसे लेकर रोटेशन कराऊं तो यो भी क्या है, कंपाउंड पेंडुलम। यानी कि कंपाउंड पेंडुलम में एक रिजिड बॉडी ली जाती है। सर ये रिजिड बॉडी क्या है मेरे चांद, रिजिड बॉडी वो होती है जो ठोस हो। ठोस का मतलब ऐसे समझो जिसके दो पार्टिकल्स की डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। जैसे मैंने ये मार्कर ही लिया ये रहा, ठीक, इसमें एक पार्टिकल है, एक यहाँ, ये कोई डिस्टेंस इसके बीच की चेंज थोड़ी होगी क्योंकि एक तरीके से ये ठोस है। समझ गए कंपाउंड पेंडुलम। तो हम कंपाउंड पेंडुलम के बारे में थोड़ी सी हमने पहले बात लिखी हुई है, फिर लैग्रांजियन से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है ए रिजिड बॉडी, यानी कि एक रिजिड बॉडी बता दिया मैंने। रिजिड बॉडी क्या होती है, कैपेबल ऑफ ओसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो ये थी, मैंने इसमें क्या किया, छेद कर दी, छेद कर दिया तो ये क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं होगी और ये बोर्ड क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन ना हो गया। तो वर्टिकल प्लेन में क्या कर रही है, ओसिलेशन कर रही है। ये हो रहा ना इन वर्टिकल प्लेन, किसके अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। वही क्या कहलाता है आपका, इज नोन एज कंपाउंड पेंडुलम। उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी। बॉडी लिख लेना, ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी बना लेते बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, किसी भी शेप की होती है। तो हम कोई भी एक रिजिड बॉडी अपने पास से मान, हेलो, इस तरह की कोई एक रिजिड बॉडी हमने मान ली कुछ भी हो सकती है। हमने कोई एक ऐसी शेप मान ली जो कुछ भी हो सकती है, ठीक। ये इसका क्या है, ओ सेंटर, और इससे एक एक्सिस पास हो रही है, होगी। बेटा ये ऐसे कैसे पास कराई है, क्योंकि ये चांद मेरे बाहर की तरफ को निकल रही है ऐसे, तो समझ गए, चलिए समझ गए। अब ये क्या किया मैंने, ऐसे खींच के ऐसे छोड़ दी तो ये क्या करेगी, ओसिलेशन करेगी। यानी कि ऐसे मान लो ओ तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, ओ तो अपनी जगह क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। करने लगी ओसिलेशन टूर, और इधर आएगी टूर टूर टूर, करने लगी। ये क्या है, फिक्स पॉइंट है ओ। इस बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ मास। जब बॉडी ओसिलेशन करके पहुंची तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया सी डैश। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। मैंने क्या किया, इसे इससे मिला लिया, सी से मिल गया। इसकी लेंथ मान लो कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, लेंथ मैंने इसकी एल मान ली, इसे भी यहाँ मिला लिया ऐसे, लेंथ तो इसकी भी एल ही होगी, बॉडी तो वही जा रही है ना। चलिए इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात इतनी सी भी नहीं लगाई। मान लो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, थीटा। ये भी बेसिक सी चीज है। यहाँ पे देखो, लेट अस कंसीडर ओ बी द फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है थ्रू विच, कहाँ गया,
पॉइंट ऑफ विद द रिजिड बॉडी थ्रू विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, जिसके अलोंग बॉडी घूमती है, फिक्स्ड बॉडी, और ऐसे छेद करके मैंने कुछ लगा दिया, यो ऐसी तो है, यो छेद करके, यो ऐसा छेद नहीं है, सामने की तरफ छेद है ऐसे, और बॉडी ऐसे रोटेशन कर रही है, ये वाली। समझ गए? ओके, समझ गए। लेट सी बी द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटा? द्रव्यमान केंद्र, जहां बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है, एक्ट करता हुआ प्रतीत होता है। मैंने बता रखा, डाल देना सेंटर ऑफ मास बाय फिजिक्स गुरु। एंड एम बी द मास ऑफ द पेंडुलम। ये जो आपका कंपाउंड पेंडुलम है, इसका हमने टोटल मास कितना मान लिया? एम मान लिया। आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मैंने इसका क्या मान लिया? जड़त्व आघूर्ण। ठीक। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इसके अलोंग मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लिया? आई मान लिया। लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी, पूरा नहीं लिखा मैंने, चलो यहाँ क्या कर देते हैं, पहले लाइन ऐसे, ठीक। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी क्षण इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो आई है, और थीटा क्या है इसका? कोणीय विस्थापन है। अब सर जड़त्व आघूर्ण की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आपको कंपाउंड पेंडुलम थोड़ा सा भी याद हो तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लगती है, गतिज ऊर्जा नहीं, घूर्णन गतिज ऊर्जा। और घूर्णन गतिज ऊर्जा आपको याद हो, ये होती है, याद है, आई ओमेगा स्क्वायर। सर हमें याद नहीं याद तो देखो अभी बता दूं, आपने पढ़ा हाफ एम वी स्क्वायर, और v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा नहीं होता? तो बेटा हाफ एम v की जगह आर ओमेगा आ गया, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? I बराबर एम आर स्क्वायर नहीं होता? तो एम आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर। ये होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है इसमें, तो जब घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है तो उसके लिए मुझे जड़त्व आघूर्ण की जरूरत होती है, समझे? ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए, चाहो तो साइड में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। एक चीज और, ओमेगा क्या है चांद मेरे? कोणीय विस्थापन, यानी कि क्या? डी थीटा बाई डी टी, यही तो है। अब कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, और कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय, तो डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा किसके बराबर है? थीटा डॉट के। तो यहां देखो क्या आ गया? आई थीटा डॉट का स्क्वायर, ये होगी इसकी क्या? गतिज ऊर्जा। तो अब आप इससे क्रिस्टल क्लियर हो इस चीज से, इसमें मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम आपको पता है कौन सा है? कंपाउंड पेंडुलम है। अबाउट द एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं बेटा? हम उस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं जो ओ से है, ओ से पास हो रही है। ओ क्या है? ओ क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू ओ इज गिवन बाय। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लॉजिक लगेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अब मैंने समझा दी, बार बार मैं समझाऊंगा नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको समझाई थी। देखो चांद मेरे, आपको याद हो, ये कोई बॉडी होती है कोई भी, ये इसका क्या है? द्रव्यमान केंद्र है, यहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, याद है? समांतर अक्षों की पिन में, लंब अक्षों की पिन में, फर्स्ट सेम में आपने 11वीं में ही पढ़ी होगी, समांतर अक्ष की पिन में और लंब अक्षों की पिन में, यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये द्रव्यमान केंद्र होता था, और यहाँ पे कोई दूसरी एक्सिस होती थी जो इससे a डिस्टेंस पे होती थी। मुझे इसके अलोंग पड़ा है जड़त्व आघूर्ण कितना है? ICM। इसके अलोंग बताना तो कितना होता था? I बराबर ICM प्लस
m और बीच की दूरी का स्क्वायर, यही तो होता था। तो मुझे बेटा c के अलोंग तो पता है, मुझे o के अलोंग निकला। तो देखो ये बॉडी है, समझो इसका c यहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे, o कैसा है वो भी ऐसे, तो क्या दोनों समांतर ना होगी? तो क्या लगेगी? समांतर अक्षों की पिर में ही तो लगेगी। तो कितना? I बराबर आई सी, कौन सा? सेंटर ऑफ मास के अलोंग वाला, प्लस बॉडी का मास, मास मैंने कितना माना हुआ? m इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? एक एक्सिस ये रही, एक सी से गुजरेगी, तो क्या l ना होगी? प्लस एम एल स्क्वायर। समझ गए सर? समझ गए। अब देखो बेटा, ये बात आप क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन और उठेगा। अब ये बॉडी हमें शेप नहीं पता, आपको पता है जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसका अलग होता है, जो रिंग होती है उसका अलग होता है, किसी का ये होता है, किसी का ये होता है, किसी का ये होता है, सबका जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, हम m तो सब में ही है, तो एक तो m आएगा, इस r स्क्वायर की इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं k, याद है कुछ थोड़ा बहुत, जिसे क्या बोलते थे? घूर्णन त्रिज्या k को, रेडियस ऑफ जाइरेशन या गायरेशन, याद है? अब अगर कोई बॉडी होगी k का मान वही रख देंगे, 1/2 रख देंगे r, 3/2 r, 2/5, जो भी बॉडी बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू बाद में रख लेंगे। समझ गए? क्योंकि हमें पता है जड़त्व आघूर्ण हर बॉडी का अलग अलग होता है। तो बराबर कितना? m k स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर, ये i आ गया। i बराबर m कॉमन कितना? k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वेहर k क्या है? k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन बोलूं या जाइरेशन बोलूं, यहां तक तो कोई आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। मेन चीज समझने की यही थी, बाकी तो मैं चीज सब आपको समझा चुका। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम या ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम या गिवन बॉडी, जो भी आपको लिखनी है लिख लो। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द oscillating सिस्टम विल बी, कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई तो थी, इसमें क्या रॉकेट साइंस है? बराबर हाफ आई की वैल्यू m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये क्या होगी? T। ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2। और ये वैल्यू i किससे है? लिख देना ब्रैकेट में, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से ये वैल्यू i है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, मेरे चांद रसगुल्लों को, शेर शेरनियों को। यहाँ मेरा काम खत्म हो लिया मेनली। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सिंपल चीज तो है नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट लगना है। कॉन्सेप्ट लगना है तो दिमाग की लोचा होना है, दही जमनी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम विल बी, लंबे लंबे डेरिवेशन है लेकिन है इजी। कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा, अगर कट रहा हो तो सुन लेना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या था? काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। बाकी सब सेम। पोटेंशियल एनर्जी को V से रिप्रेजेंट करेंगे। V बराबर कितनी होती है? mg, m हमने कैपिटल मानना है, ऊंचाई हाइट, सेंटर ऑफ मास की देखो हाइट कितनी है? पापा पापा सीधी, सी से कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया ना। इस पॉइंट को क्या मान लूं? इस पॉइंट को क्या मान लूं? ए मान लूं? सी सी, हाँ ए मान लूं। कितनी हाइट? यहां से यहां पहुंच गया तो ये ना होगी OA। बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीज है। mg
हाइट, कौन सी हाइट? ओ ए। बताओ अब ओ ए हाइट कितनी है? ओ ए हाइट मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है ट्रायंगल कितना है, जो भी है। अब आप एक चीज और देखो, डिस्टेंस ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ नाप रहे हैं, ऊपर ओ से तो डिस्टेंस नाप रही है, जब नीचे की तरफ नापते हैं काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? माइनस में। जब देखो धरती से ऊपर की तरफ कोई बॉडी है, ऊपर की तरफ नापते हैं तो प्लस में होती है, जब नीचे की तरफ नापते हैं तो माइनस में होती है। अब इसका फिक्स पॉइंट यो है, तो फिक्स पॉइंट से नाप रहे, फिक्स पॉइंट से इसकी हाइट एल है, तो किस में आ जाएगी? माइनस में। आ गई माइनस में। चलिए अब ओ ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूं, v बराबर, थोड़ा सा ऊपर रखता हूं, v बराबर माइनस एम जी एल कोस थीटा। चलाओ दिमाग, कहां से आया? अरे यार ट्रायंगल ओ ए सी डैश में, इन ट्रायंगल ओ ए सी डैश दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख जाएगा बेटा। कोस थीटा किसके बराबर? कोस थीटा किसके बराबर? आधार, आधार कितना है? ओ ए बटे कर्ण, कर्ण कितना है? ओ सी डैश, ओ सी डैश। तो यहां से ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? ओ सी डैश कोस थीटा। और ओ सी डैश कितना है मेरे पास? क्या ये भी एल नहीं है? तो क्या एल कोस थीटा ना आ गई ओ ए की वैल्यू? तो यही तो रखी मैंने ओ ए की वैल्यू। इसे भी क्या करूं? डिब्बे में बंद कर दूं, ताकि आपको बाद में जब रिवीजन करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। समझ गए? अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी है और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 3 होगी। अब लैग्रांजियन दिया जाएगा किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो लैग्रांजियन, लैग्रांजियन इज, लैग्रांजियन है कितना? L बराबर T माइनस वी। अब T कितना है? ये रहा हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस, और एक माइनस इसका प्लस हो गया एम जी एल कोस थीटा। ये क्या हो गया? लैग्रांजियन हो गया। थोड़ा सा उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, इधर ले आएंगे, थोड़ा सा को मिला के लिख देंगे। एल बराबर टी कितना है? हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, और माइनस वी, माइनस माइनस प्लस एम जी एल कोस थीटा। आ गया लो मेरे पास लैग्रांजियन। अब मैं क्या करता था, एक बार थीटा डॉट के बारे डिफरेंशियल करके कर ली एल बाई कर ली थीटा डॉट निकाल लेता था, और एक बार इसके वही जो हमने सिंपल पेंडुलम में किया, हमारे पास लैग्रांजियन आ गया। अब कोई टेंशन ही नहीं बची। नाउ कर ली एल अपॉन कर ली थीटा डॉट कितना हुआ? देखो बेटा, ये सब तो कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हाफ एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। थीटा स्क्वायर का कितना? 2 थीटा डॉट, 2 से 2 कट जाएगा, यही तो बचेगा। डायरेक्ट यही लिख दो। लिख लो सर, आप क्या मान रहे हो हमारी बात? आप तो लिखोगे कितना? एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट, यही तो कह रहा था मैं लिखने को। चलिए एक मेरे पास ये वैल्यू मिल गई इसकी, ये तो था ही, और कर्ली एल बटे कर्ली थीटा कितना हो गया? अब थीटा के रेस्पेक्ट में, जब डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे थे ये जीरो, अब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो, तो एम जी एल कोस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू होगी? कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा की। अब हम क्या करेंगे? लैग्रांजियन इक्वेशन लिखेंगे और उसमें वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। फटाफट इसका क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? रफ कर दो, इधर का हिस्सा रफ कर रहा हूं, केवल उधर का नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और ऑटवुड्स मशीन लगभग एक जैसे ही हैं,
किसी में कुछ नहीं था, बस लास्ट में मुझे एक लैग्रांजियन इक्वेशन बनानी पड़ती है, जैसे मैंने इसमें बनाई, ये रही लैग्रांजियन। फिर एक का एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में, दूसरा दूसरे के रेस्पेक्ट में। नाउ अब लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चा? डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू डॉट माइनस कर्ली एल कर्ली क्यू, के या जे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 0। और अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्यू की जगह क्या ले लेगा? थीटा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली थीटा बराबर 0। ठीक। अब इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन कौन कौन सी 4 और 5 किस में यूज करेंगे? इक्वेशन 6 में। यूजिंग, अब ये मत कहना आपकी क्लास नहीं आ रही, 2 दिन में 4 क्लास दे चुका मैं। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6, समझिए? दे चुका। क्यों दे? क्यों? 2 तो कल आ चुकी, एक ही आ रही है, एक इसके जस्ट तुरंत बाद आएगी, उसे भी देखना। उसमें क्या है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट 3 हैमिल्टोनियन। उसमें हैमिल्टोनियन का इंट्रोडक्शन बताया और फेज स्पेस बताया है, वो थ्योरेटिकल वीडियो है थोड़ी सी। देखो कितना, डी बाई डी टी कर्ली एल बाई कर्ली थीटा डॉट कितना, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कितना, एम जी एल साइन थीटा। यही तो हो गया। अब यहाँ देखो, ये तो कांस्टेंट, इसका करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे हमने सिंपल में करा था। तो यहाँ तो क्या बचा बेटा, थीटा डबल डॉट बचा प्लस एम तो कॉमन आ गया, लेकिन ये कॉमन नहीं आ रहा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपॉन में जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो बचा। अरे यार जी एल ऐसा ही, एम कॉमन आ गया, कॉमन नहीं आया, जो कॉमन नहीं आता वो अपॉन में पहुंच जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 वैल्यू ये होगी, क्योंकि इसमें एंगल भी है और डिफरेंशिएशन भी है दो बार, तो वैल्यू 0 हो सकती है ना। इधर का रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट तो आप रफ्तार से लेते ही रहते हो, वैसे भी मेरी कोई खास स्क्रीनशॉट ले लो बोलने की जरूरत होती नहीं, आप तो पहले ही एडवांस बच्चे हो। तो इसलिए मेरे पास क्या बचा, थीटा डबल डॉट बचा प्लस जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये कंपाउंड पेंडुलम की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चेरी और डाल सकते हो, अच्छा और दिखा सकते हो, क्या, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आप क्या करते थे, थीटा वेरी स्मॉल होने पे साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट हो जाता था, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, थीटा डबल डॉट प्लस जी एल के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू इक्वल टू 0, यही तो बन जाएगी। बस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एसएचएम ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। आपको एक चीज दिखानी है, डेरिवेशन पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम एक चीज पे और वर्क कर रहे हैं, ये रही, देखो जैसे लेक्चर नंबर क्या है ये आपका 20, तो लेक्चर 20 के नोट्स बनाते चल रहे हैं अपन साथ, अभी तक नोट्स नहीं होते थे। देखो इससे पहले क्या था, लेक्चर 19 में क्या था, सिंपल पेंडुलम, और हम इन पे बारकोड डाल लेंगे और नोट्स देंगे कि बच्चा डायरेक्ट नोट्स से बारकोड स्कैन करे और उसी वीडियो पे पहुंच जाए उस टॉपिक की। जैसे लेक्चर नंबर 21 क्या है जो इसके बाद आएगा, यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या है, लेक्चर 21 है, उसमें क्या है,
हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म और फेज स्पेस। तो लेक्चर 21 हो गया, ताकि बच्चे को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। वो भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं धीरे धीरे, बाकी क्लास में हम लिखवा ही रहे हैं, सेम बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज मिलती है जो नोट्स में, उससे अलग कुछ नहीं। अभी हमने वर्क करना चालू किया है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस पूरी बुक के 3-4 दिन में नोट्स लिख देंगे जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद अगली क्लास में। जस्ट जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।